सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज 28 तारीख हो चुकी है और कल आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ऐसे में कैसे हम तैयारी करें कि जल्दी से जल्दी हमारा क्विक रिवीजन हो सके पूरी किताब का। तो आज ये कुछ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए ताकि आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करके बोर्ड एग्जाम में लिख पाओ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को यहाँ पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा हमारा कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो टेपिटम देखिए क्या कार्य होता है और कहाँ पर स्थित होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत जो होती है वह हमारी कहलाती है टेपिटम। पराग कोश की जो सबसे भीतरी परत होती है उसी को हम लोग यहाँ पर टेपिटम बोलते हैं। या लघु बीजाणु या फिर पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके पराग कणों को ये पोषण प्रदान करती है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्या है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रिका का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि पॉलीवेगनम जो आपका पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय का होता है। ठीक है, तो पूछा गया था कितने केंद्रकीय का होता है, तो यहाँ आप लोग बता दोगे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय का होता है हमारा पॉलीगोनम। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनन क्या होता है, देखिए बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, मतलब बिना निषेचन के ऐसे बीज या फिर ऐसा भ्रूण जो कि क्या हो, बिना निषेचन के विकसित हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो आलू या फिर धतूरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आभासी फलों के 2 उदाहरण बताइए। तो आभासी फल कौन कौन से हो सकते हैं जो देखने में आभासी लगते हैं, मिथ्या जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आभासी फलों के उदाहरण होते हैं सेब और नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि हैं। तो यहाँ पर 3 फल आप लोग को बताए गए हैं, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, निम्न को परिभाषित कीजिए। अपयुग्मन, असंघजनन और अनिषेक फलन को यहाँ पर हमें परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपयुग्मन क्या होता है। अपयुग्मन वो होता है जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है, तो यह प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, असंघजनन क्या होता है। इसमें आवृतबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वैसे आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, तब जाके भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही जो होता है भ्रूण का निर्माण हो जाता है, किसमें, असंघ में। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग के पास समय कम बचा है, मात्र 24 घंटे का समय बचा है और 24 घंटे में आपको पढ़ना ज़्यादा है, समय है कम, इसीलिए आप लोग यहाँ पर जल्दी से हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा हमारी जो पॉइंट बचा हुआ था, अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन देखिए क्या होता है, इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। मतलब पादपों में, मतलब जो इसमें पौधे होते हैं उनमें बिना परागण और निषेचन के ही जो होता है वो फलों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा बीज रहित फलों का विकास। ठीक है, तो अनिषेक फलन का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, क्योंकि बीज रहित फल जिनमें बीज भी ना हो और वो विकसित हो जाए, जैसे एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर केला। ठीक है, केले में बीज नहीं पाया रहता, तो यहाँ पर वो अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा अनिषेक फलन का। उसका देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ेंगे। क्या होगा कि देखिए निषेचन पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से जो फल बनता है। ठीक है, मतलब निषेचन जो हो जाए, जब निषेचन क्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जो अंडाशय का जब परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है तो उससे एक फल का निर्माण होता है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा फल सत्य या फिर सत्य फल कहलाता है। ठीक है, आभासी मतलब कि नकली फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। वैसे आमतौर पर जो फल बनते हैं हमारे वो किसमें बनते हैं, अंडाशय में विकसित होते हैं, लेकिन अंडाशय में जो विकसित ना हो वो किसी अन्य भाग से विकसित हो जाए उसी को बोलते हैं हम लोग आभासी फल। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनता है, अतः सेब को हम लोग आभासी फल कहते हैं, क्योंकि सेब जो होता है वो हमारे पुष्प के अंडाशय से ना बन के पुष्प के अन्य भागों से विकसित होता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या होता है, खाने योग्य बनता है, अतः सेब को हम बोलते हैं आभासी फल। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहाँ पर नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो 2 यहाँ पर हम लोग को एक नर का लिखना पड़ेगा, एक मादा का युग्मकोद्भिद का भेद लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो नर का युग्मोद्भिद हो जाएगा मतलब परागकण जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा परागकोश मतलब कि लघु बीजाणु धानी। फिर हो जाएगा मादा युग्मकोद्भिद मतलब कि भ्रूणकोश,
नर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परागकण, और मादा का जो होता है उसको बोलते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश मतलब बनता है हमारा यहाँ अंडाशय से, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बीजांड। उसका देखिए अगला देखेंगे हम लोग, वृषण के दो कार्य लिखिए। तो वृषण के दो कार्य कौन कौन से होंगे? देखिए पहला जो हमारा हो जाएगा नर लैंगिक हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। दूसरा हो जाएगा नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। जो वृषण होता है हमारा, उसके दो कार्य होते हैं। पहला होता है जो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हमारे अंदर हार्मोन होता है नरों के, मनुष्यों के अंदर, उसको स्रावित करता है। दूसरा काम होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है, किसमें? नर में। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? सर्टोली कोशिकाएं देखिए कहाँ पाई जाती हैं? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो सर्टोली कोशिकाएं मानव के वृषण में पाई जाती हैं। वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं परिवर्तनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनको ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो पोषण प्रदान करती हैं। उसका देखिए अगला यहाँ पर हम देखेंगे लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को ये सब पढ़ा चुके हैं। थोड़े क्वेश्चन थे जो रह गए थे, वो हमने इस वीडियो में आप लोग के कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने उस वीडियो में आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसमें आप लोग को पूरे किताब के आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन पूरा एक साथ बनाना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग को पार्ट 1 ये मिल रहा है। आज ही आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे इसके, ठीक है। 2 से 3 पार्ट अभी और आने हैं, वो आज आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट भी देख लिए, समझ लीजिए कि आप लोग की पूरी बायोलॉजी का एकदम से फास्ट ट्रैक रिवीजन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या होता है। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, ठीक है। सबको पता है कि वृषण की जो भैया लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो कि नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है, ठीक है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, शुक्राणु जनन का क्या अर्थ होता है? शुक्राणु जनन क्या होता है? नर के वृषणों की जनैंगिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्रजन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। जो नर में, जो मनुष्यों में वृषण की जननिक उपकला जो कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पर शुक्रजन या फिर उसी को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पीय में, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है वह किस नलिकाओं में या फिर किस कोशिकाओं में पूरी होती है? तो आप लोग वहाँ बताओगे वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में ये क्रिया पूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर, शुक्र वाहिका या फिर उच्छेदन वैसेक्टॉमी पर टिप्पणी लिखिए। वैसेक्टॉमी क्या होती है, इस पर टिप्पणी देखिए पूछ रहे हैं। तो शुक्र वाहिका जो उच्छेदन या फिर वैसेक्टॉमी, दो नाम हो सकते हैं, शुक्र वाहिका उच्छेदन हिंदी में या फिर वैसेक्टॉमी आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो, को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। या गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्र वाहिकाओं को काट या फिर बांध दिया जाता है, जिससे वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित हो जाते हैं। मतलब जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। हु के अनुसार, हु मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारी, उसके अनुसार जो जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य होता है उसी को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। मतलब जो सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक या फिर शारीरिक कोई भी हो वो सब हमारे किसके अंतर्गत आता है? जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग, सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर ART कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट तकनीकों जैसे कि GIFT, ZIFT, ICSI आदि द्वारा उन वंध्य दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता करना होता है, ठीक है। जो दंपति होते हैं उनपे इन विधियों द्वारा जो संतानोत्पत्ति होती है वो करा दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, स्वपात्रे निषेचन क्या होता है, जिसको हम लोग IVF बोलते हैं। IVF आप लोगों ने नाम भी सुन रखा होगा बहुत सारा, तो यहाँ पर उसको हिंदी में बोलते हैं स्वपात्रे निषेचन। क्या होता है? देखिए मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीकी को स्वपात्रे निषेचन या फिर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लैब के अंदर नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणुओं में जो कृत्रिम निषेचन कराया जाता है उसी से जो संतानोत्पत्ति होती है उसी को IVF विधि बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्वपात्रे निषेचन। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर, पूरा नाम लिखिए किसका? IVF का, GIFT, ZIFT और MTP। तो देखिए क्या होता है इसका पूरा नाम। IVF का होता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि अंतःपात्रे निषेचन। गिफ्ट का होता है हमारे पास
गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफार्मर मतलब कि युग्मक अंतः अंडवाहिनी। उसका ZIFT का आपको मिलेगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफार्मर मतलब कि युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। MTP का आपको मिल जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा नाम। फुल फॉर्म भी देखिए पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। जो मेंडल ने अपने प्रयोग करे थे, एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें उसने कितने लक्षणों को चिन्हित कर रखा था जिसके ऊपर उसने अपने प्रयोग या फिर एक्सपेरिमेंट करे। तो देखिए मटर के पौधे पर उसने करा था, सभी लोग जानते हैं। क्या करा था, देखिए किन किन लक्षणों को उसने चिन्हित करा था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों को तुलनात्मक चयन किया था। किस किस का, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया, 7 नहीं, यहाँ पर 4 होगा। किस किस का यूज़ करा, देखिए बीज का आकार कैसा है, पुष्प का रंग कैसा है, बीज का रंग कैसा है और पुष्प की स्थिति क्या है। तो ये थे इसके प्रमुख 4 लक्षण जिस पे इसने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट करा था। उसके देखिए यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। तो देखिए क्या है इसका आंसर, देखिए प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन जो होता है लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। ये लक्षण लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। ऐसे बीमारी या फिर ऐसे वंशगति जो लक्षण होते हैं वो लिंग से संबंधित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए लिखा गया ये लक्षण जो होते हैं वो लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। वर्ण अंधता एवं हीमोफीलिया लिंग सहलग्न वंशागति द्वारा होने वाले रोग हैं। जो वर्णांधता होती है और हीमोफीलिया होती है वो लिंग सहलग्न लक्षण के द्वारा ही हमारे शरीर में हो जाती है। ठीक है, तो वर्णांधता भी आप लोग को पता होगा, हीमोफीलिया भी पता होगा। नहीं पता है तो अभी आगे इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वर्णांधता क्या होती है और हीमोफीलिया क्या होती है। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे वर्ण अंधता क्या होती है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे वही आपके सामने क्वेश्चन आ गया, वर्ण अंधता क्या होती है। लाल और हरे रंग में, ठीक है, लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर न कर पाना वर्ण अंधता कहलाता है। इसे प्रोटॉन दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा वर्ण अंधता रोग। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर मतलब कि जो लोको पायलट होते हैं हमारे, उसमें नहीं बनाया, रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, उनको लोको पायलट की जॉब नहीं मिलेगी जिनके अंदर वर्णांधता होती है। अन्यथा सही रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण दुर्घटना की संभावना रहती है। भैया मान लो आपको वर्णांधता है, ट्रेन चलाने का आपको दे दी जाए, तो लाल सिग्नल होगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, तो आप वहाँ ट्रेन जो है खींच दोगे पूरी। और जहाँ हरा होगा मतलब जहाँ पे कहेगा भैया जाओ, तो वहाँ आप क्या करोगे, ट्रेन खड़ी कर दोगे। तो इसीलिए जो होता है वो वर्णांधता जो रोगी होता है उसको ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डाउन सिंड्रोम को परिभाषित कीजिए। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, पता भी होगा बहुत से बच्चों को कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो देखिए होता कुछ नहीं, बेसिक सी नॉलेज इसमें आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। ठीक है, जो 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होती है हमारी, उसमें क्या होते हैं कि 2 के बजाय 3 जोड़ी हो जाते हैं, तो उसे हम डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधी सूत्रता कहते हैं। इसे मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, तो मंगोलियाई जड़ता या फिर डाउन सिंड्रोम दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, होने कितने चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, 21 जोड़ी, यानी कि 46 जोड़ी होने चाहिए, लेकिन हो कितने जाते हैं, 47 जोड़ी गुणसूत्र हो जाते हैं। जब इनकी 16-17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो जिनको मंगोलियाई जड़ता या फिर डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा 16 से 17 वर्ष की आयु में हो जाती है। इनकी गर्दन मोटी, जीभ मोटी आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। इसमें होता क्या है, गर्दन खूब मोटी होने लगती है, जीभ फूलने लगती है, तो ऐसा व्यक्ति बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज भी नहीं मिल पाया है। तो आप लोग से हो सकता है पेपर में मंगोलियाई जड़ता पूछ ले या फिर डाउन सिंड्रोम पूछ ले, दोनों का आप लोग आंसर एक ही लिखोगे कि भैया इसमें 21 जोड़ी गुणसूत्र के बजाय 21 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं लेकिन 2 के बजाय हमारे 3 जोड़ी हो जाते हैं। मतलब 46 होने चाहिए स्वस्थ व्यक्ति में, लेकिन कितने हो जाते हैं, 47 जोड़ी गुणसूत्र हो जाते हैं। तो वही जो होते हैं यही हमारी जो मंगोलियाई जड़ता का कारण बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो मतलब संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण में अंतर हमको यहाँ पर डिफाइन
करना है। तो पहले हम बात करेंगे संकर पूर्वज संकरण की। तो जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है तो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। मतलब जो प्रथम पीढ़ी जो उत्पन्न होती है उसका अगर हम फिर से संकरण करवा दें उसके जनक के साथ जिसके द्वारा वो पैदा हुआ है, तो वहाँ पर जो संतानें उनकी उत्पन्न होंगी उनको हम लोग बोलेंगे संकर पूर्वज संकरण। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा परीक्षण संकरण। क्या होता है? जब प्रथम पीढ़ी मतलब कि F1 से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो वहाँ पर जो होता है वो हमारा बनता है परीक्षण संकरण, संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिकली दो अंतर संकर पूर्व संकरण में और परीक्षण संकरण में। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताइए। तो पहले हम देख लेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड हमने एक तरफ लिख रखा है न्यूक्लियोसाइड, दूसरी तरफ हमने लिख लिया न्यूक्लियोटाइड। इसके अंतर देख लेते हैं। पहला हो जाएगा कि यह दो अणुओं मतलब कि नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा से बनता है। कौन कौन से दो अणुओं से बनता है? नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा से मिलकर बनता है। जबकि यह क्या होता है हमारा, ये तीन अणुओं से मिलकर बनता है। किससे? नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट। तो ये तीन तत्वों से मिलकर बनता है हमारा। और इधर वाला ये हमारा न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो दो तत्वों से मिलकर बनते हैं। सेकंड देखिए, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, मतलब क्षारीय होते हैं ये हो जाएगा भैया ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। थर्ड देखिए यहाँ पर कि ये न्यूक्लियोटाइड से घटक हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। ठीक है, तो ये तीन इसके बेसिक से डिफरेंस थे, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो पीछे से बेस प्रदान करते हैं वो डीएनए के साथ प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ नहीं जुड़े होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार और जबकि यूकैरियोटिक डीएनए रेखीय होते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक होंगे वो हमारे वृत्ताकार मतलब गोल होंगे, और यूकैरियोटिक जो होंगे भैया वो हमारे सीधे होंगे मतलब कि रेखीय होंगे। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डीएनए एवं आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है। तो डीएनए और आरएनए की शर्करा क्या होती है? देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जैसे सबको पता है, तथा इसमें थायमीन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है भैया? थायमीन पाया जाता है। जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा उपस्थित होती है और थायमीन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में थायमीन, ये यूनिक होते हैं, ये एक दूसरे के अलावा और किसी में नहीं पाए जाते हैं। डीएनए में जो बच्चों हमारा पाया जाएगा वो केवल थायमीन पाया जाएगा। ठीक है, और आरएनए में हमारा यूरेसिल पाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यूरेसिल आपका डीएनए में पाया जाए, उल्टा नहीं हो सकता, या फिर थायमीन आपका आरएनए में पाया जाए, ये कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग कि डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। तो डीएनए में भैया कौन सी 4 न्यूक्लियोटाइड शर्करा इकाइयाँ पाई जाती हैं, देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि डीएनए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड अणु डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा फॉस्फेट मूलक के नाइट्रोजन क्षारक से मिलने से बनता है। जो डीएनए का अणु होता है हमारा वो किसके मिलने से बनता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फॉस्फेट मूलक तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक, मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन से मिलकर बनता है। ये तीनों इकाइयाँ मिलकर, ये तीनों इकाइयाँ कौन कौन सी इकाइयाँ भैया? तीनों देखिए, एक हमारी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, एक हमारा फॉस्फेट मूलक और दूसरा हमारा नाइट्रोजनी क्षारक। ये जो तीन इकाइयाँ होती हैं हमारी, इन्हीं से मिलकर डीएनए बनता है और ये तीनों इकाइयाँ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। जो 4 प्रकार का होता है न्यूक्लियोटाइड भैया, एक होता है हमारा देखिए यहाँ पर डीऑक्सी एडेनाइलिक अम्ल, फिर हो जाएगा यहाँ पर डीऑक्सी ग्वेनाइलिक अम्ल, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल, फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। तो ये 4 होते हैं हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम, तो हमने यहाँ पर आप लोग को चारों बता दिए। उसका देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है देख लीजिए। अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन सा है? प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक संतान से दूसरी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता रहता है वो कौन सा अणु है, और इसको किसने सिद्ध करा था उस वैज्ञानिक का नाम भी आप लोग को यहाँ बताना है। तो ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम, किसने भैया? ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम निमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण का प्रयोग कर बताया कि अनुवांशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण
होता है तथा एवेरी मैक्लियोड एवं मैकॉर्टी ने जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो डीएनए क्या होता है? ये हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए के ही कारण जो हमारे जो लक्षण आते हैं हमारे माता पिता के या हमारे पूर्वजों के, वो डीएनए के कारण ही आते हैं। हमारे जो दादा रहे होंगे या फिर जो हमारे और पूर्वज रहे होंगे उनसे हमारे मम्मी पापा से हम लोगों में, हम लोग से और आगे ट्रांसफ़र ऐसे होते रहते हैं। तो ठीक है, तो किसके द्वारा होते हैं? डीएनए के द्वारा होते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो ज़्यादा लंबी खींचते नहीं है, फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। बाकी और नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाली है आज ही आप लोग को सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग जल्दी से उसको उनको तैयार कर लीजिए। पूरी बायोलॉजी का एकदम से जल्दी से पूरी बुक का रिवीजन करते चल रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो वीडियो सारी देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। जिन लोग की अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, उनको डर लग रहा है एग्जाम के लिए, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। और जो पार्ट मेरे बनने वाले हैं वो भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छी तैयारी कर पाएँ और अच्छे से सब लोग पास हो पाओ। तो बस आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।